अब ये देखें, ये एक्सपेंसेस जो हम बात कर रहे हैं ये हर बिजनेस में इनकर नहीं होंगे। अब हर बिजनेस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं करवा रहा होता, हर बिजनेस जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है वो पे नहीं कर रहा होता, हर बिजनेस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहा होता। जो बिजनेस करेगा उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट या लीज पेमेंट्स, इसके बारे में। इसके लिए सिंपल सी बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने लोन लिया है, आपने कर्जा लिया है, आपने अमाउंट बोरो की है और वो पैसा लाके बिजनेस में लगा दिया है, उस कर्जे के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको, उस इंटरेस्ट को, उस सूद को अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर आपने लीज के ऊपर कोई एसेट लिया हुआ है तो उस लीज्ड एसेट के जो लीज रेंटल्स पे कर रहे होंगे, जो लीज रेंटल्स पे कर रहे होंगे वो भी आपको बिजनेस में अलाउ होते हैं। मैं लीज्ड एसेट के बारे में ना यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। आपको पेपर में लीज्ड एसेट्स की कोई इस तरह की एडजस्टमेंट गिवन की होगी, कहेगा जी आपने लीज पे एसेट लिया है, उसकी इतनी डेप्रिसिएशन थी, वो आपने अकाउंटिंग में एक्सपेंस चार्ज की हुई है। रिमेंबर टैक्स में लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी, ये डिसअलाउ हो जाएगी। फिर वो कह देगा जी लीज्ड एसेट थे, इस लीज्ड एसेट के ऊपर आप हर साल इतने फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे हैं। रिमेंबर जो फाइनेंशियल चार्जेस लीज्ड एसेट से रिलेट कर रहे होंगे वो भी कभी भी आपको अलाउ नहीं होता टैक्स में, वो भी आपने क्या कर देने हैं, ऐड बैक कर देने हैं। तीसरा वो आपको कह देगा कि लीज्ड एसेट की इस साल आपने इतनी पेमेंट की है, लीज रेंटल की किस्तों की पेमेंट की है। अभी आप FR2 में जाएंगे इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में, जब भी आप पढ़ रहे होंगे FR2, उसमें आप लीज को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी। जो आप लीज रेंटल की पेमेंट कर रहे हैं ना, जो आप लीज रेंटल की पेमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको टैक्स में अलाउ है कि अगर आपने इस साल इतने रेंटल पे किए हैं, इतना किराया पे किया है, वो क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। तो लीज्ड एसेट के लिए याद रखिएगा, लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ, लीज्ड एसेट के ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस पे किए हुए हैं, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट पे किया, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, वो भी हमें एज एक्सपेंस अलाउ नहीं है। लेकिन जो हम लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं वो हमें क्या होते हैं, बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपने कोई नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल ली है, कोई भी आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ली है जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हम जाके इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम डेप्रिसिएशन के रूल्स पढ़ रहे होंगे इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अगर आपने कोई वीडियो ली है, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। अप्लाइंग फॉर हायर, जो अप्लाइंग फॉर हायर का मतलब होता है कि आपने किराए के पर्पस के लिए गाड़ी ली हुई है। फॉर एग्जांपल आप एक ये जो टोयोटा हायस लेके आते हैं, आप उसको रूट पे लगा देते हैं, वैगन्स में सवारियां भरते हैं, ये आपकी अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल कहलाएगी कि अवाम किराया दे के बैठ रही है और आप क्या कर रहे हैं, उस किराए से अपनी इनकम वगैरह जनरेट करें। इसे हम कहते हैं अप्लाइंग फॉर हायर, कि किराए के पर्पस के लिए क्या किया आपने, व्हीकल ली है। नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होती है कि आपकी ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, आपने टोयोटा हायस ली है और आपने स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप के लगा ली, तो अब आप स्टाफ से 1 रुपया भी नहीं ले रहे, ये व्हीकल आपकी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अगर कोई भी आपने ऐसी व्हीकल ली है जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है और वो लीज के ऊपर ली हुई है, तो रिमेंबर आपको जो डिडक्शंस अलाउ होगी लीज रेंटल की, वो सिर्फ कितनी होगी, मैक्सिमम 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख तक की आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर महंगी व्हीकल ले लिया तो उसका हमारा कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम 25 लाख तक के आप लीज रेंटल्स जो हैं वो अलाउ करवा सकते हैं जब आप प्रिंसिपल की रिपेमेंट कर रहे होंगे टुवर्ड्स द लीज एसेट, और किस गाड़ी की जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। डिप्रिसिएशन में आपको अप्लाइंग फॉर हायर की मजीद समझ आ जाएगी, तो वहां पे पॉइंट को दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी मजीद क्लैरिफिकेशन जो है वो इस पे हो जाए। इसके अलावा हमने देख लिया कि आपने लोन, अच्छा लोन से एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम फ्रॉम सैलरी। वो वक्त याद करें जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे, टैक्सेशन के सब्जेक्ट पढ़ते थे और इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ते थे। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने देखा था लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हैं, तो हमने उस लोन का बेनिफिट देखा था क्या होता है क्या नहीं होता।
हमने उसका बेनिफिट देखा था क्या होता है क्या नहीं होता, जिसमें हमने कहा था कि अगर आप लोन लेंगे एम्प्लॉयर से तो उसका सैलरी के अंदर आप क्या करेंगे, बेनिफिट ऐड करेंगे। और वो क्या तरीकाकार होगा कि जो आपने लोन की अमाउंट ली होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेंचमार्क रेट माइनस जिस रेट के ऊपर आपने लोन लिया होगा, और जो रिजल्टेंट अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। इसकी हमने एक्सेप्शन भी पढ़ी थी कि अगर लोन 1 मिलियन से कम है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और अगर आपने अपना इंटरेस्ट वेव ऑफ करके लोन लिया है तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये हमने वहां पढ़ा था, और हमने कहा था सैलरी में इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। आई थिंक आपको ये बात याद आ गई होगी। अब आपने ये एम्प्लॉयर से लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से लोन, और आपने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। आपका साइड बिजनेस भी था, अब आपने बिजनेस में भी लगा दिया। लोन किससे लिया है, एम्प्लॉयर से लिया है, लगा कहां पे दिया है, अपने बिजनेस में लगा दिया। तो इस बिजनेस में भी आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो लेस करवाएंगे, सूद जो है वो लेस करवा रहे होंगे। अब यहाँ पे लेस करवाने का असूल क्या होगा, आप लेंगे बेंचमार्क रेट, कि आपका टैक्स का बेंचमार्क रेट क्या है जो 10% है, और हम लेंगे एक्चुअल रेट कि मैं किसके ऊपर सूद पे कर रहा हूं या नहीं कर रहा, वट एवर। हम क्या लेते हैं, बेंचमार्क रेट 10% और एक्चुअल रेट, इसमें से जो हायर रेट होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ था 5% के ऊपर, और वो लोन लेके आपने बिजनेस में लगा दिया, तो जब बिजनेस में इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करनी होगी तो बेंचमार्क रेट और एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर लेके हम क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। तो 10% जो अमाउंट होगी वो हम एज अ इंटरेस्ट के तौर पे लेस करवा रहे होंगे। तो ये लोन की पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। उसके अलावा और भी हम लीज पे फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसपीवी बनाई है, एसपीवी कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल को, सीफे पे कंसेप्ट है बट थोड़ा सा मैं आपको इसका नो हाउ दे देता हूँ। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने आपके पास डेटर्स है, डेटर्स की तादाद बड़ी है, तो आपने क्या किया, आपने एक नई कंपनी क्रिएट की, बिल्कुल न्यू कंपनी बनाई एक पेपर के ऊपर, और अपने तमाम डेटर्स जो है थे जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी थी, आपने वो तमाम डेटर उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, और आपने कहा इन लोगों का जो पैसा है वो तुमने कलेक्ट करके देना है। तो ये जो कंपनीज आपने इस तरह की बनाई होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल आपने बनाई है अपने डेटर्स वगैरह के लिए, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह आपकी इनकर हो रही होगी आप उसे भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से कोई लोन वगैरह लिया है और उसके ऊपर आप अंदर इस्लामिक फाइनेंसिंग लिया है और मुशारका अरेंजमेंट के तहत आप उन्हें कोई प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा मुशारका स्कीम के तहत जो एसएससीबी ने अप्रूव की है, या जो रिलीजियस बोर्ड अंदर मुतालबा ऑर्डिनेंस ने अप्रूव की है, उसके तहत कोई आप शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कर रहे हैं टू सर्टिफिकेट होल्डर, वो भी आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मुदारबा के तहत या पीटीसी के तहत कोई फंड बोरो किए हैं उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी बैंक ने किसी पर्सन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, या डिपॉजिट जो बैंक में कराए हैं वो मेंटेन किया हुआ है, उसके ऊपर अगर बैंक वगैरह ने सूद वगैरह पे कर रहा है तो वो उससे बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। या उसके अलावा कोई भी स्टेट बैंक के शेयर्स जो है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास है, या नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन के पास है, या एसएमईबी के पास है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे होते हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये तो सिर्फ आपको नो हाउ के लिए थे, बिकॉज ये तमाम अखराजात जो हैं नॉर्मली ये कंपनी के से रिलेट कर रहे होते हैं, कंपनी हमारे सिलेबस की बात नहीं है। जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट चीजें वो मैंने बता दी है, लीज का ट्रीटमेंट, अगर लोन एम्प्लॉयर से लेंगे उसका ट्रीटमेंट, और अगर हमने कोई लोन लिया है उसके ऊपर सूद पे कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट, ये हमने बात कर ली है। तो आपके लिए सिंपल, प्रॉफिट ऑन डेट लिया के पे कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहे हैं इस लोन के ऊपर वो हम क्लेम कर सकते हैं, और लीज पेमेंट में जो लीज रेंटल होंगे हम उन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी चीजें जो है इनको सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्सपेंसेस जो है मेनली कंपनी क्लेम कर सकती है, और कंपनी के टैक्सेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।